स्वागत है आप सभी का आज की फिजिक्स क्लास में, इंटरमीडिएट फिजिक्स क्लास में। आज आपको हम पार्ट सेकेंड चैप्टर नंबर 2 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि द्वैत प्रकृति है क्या। कौन सी प्रकृति? द्वैत प्रकृति। तो द्वैत प्रकृति का मतलब है दोहरी प्रकृति। कौन सी प्रकृति? दोहरी प्रकृति। तो दोहरी प्रकृति क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले हम जान लें कि दोहरी प्रकृति क्या होती है। तो दोहरी प्रकृति वो होती है जब कोई वस्तु या जब कोई पदार्थ या जब कोई भी ऐसी वस्तु जो दोहरा व्यवहार करती है। कैसा व्यवहार करती है? दोहरा व्यवहार करती है, तो उसे क्या कहते हैं? दोहरी प्रकृति। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? प्रकाश की। तो प्रकाश में हमने देखा था, क्या देखा था? प्रकाश में हमने ये देखा था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश में आपके जो साइंटिस्ट न्यूटन थे, इन्होंने क्या दिखाया था कि न्यूटन ने दिखाया था या सिद्ध किया था या प्रतिपादित किया था कि क्या है, जो प्रकाश की तरंगे हैं, किसकी? प्रकाश की तरंगे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। और इसके बाद हाइगेंस महोदय ने आपके बताया था, एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, ठीक है, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने आपको क्या बताया था कि जो प्रकाश है वो किसके रूप में चलता है? कणिकाओं के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? कणिकाओं के रूप में चलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। कैसी दोहरी प्रकृति होती है? प्रकाश की जो विकिरण होती हैं वो तरंगों के रूप में भी चलती हैं और कणिकाओं के रूप में चलती हैं, जिसके बारे में आप ढंग से पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? ये पढ़े हुए हैं कि प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी होता है। क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या पढ़ी है ना। और प्रकाश में आपने पढ़ा होगा क्रम्पटन प्रभाव भी पढ़ा है। कौन सा प्रभाव पढ़ा है? क्रम्पटन प्रभाव भी पढ़ा है। और आपने प्रकाश में रमन प्रभाव भी पढ़ा है। कौन सा प्रभाव पढ़ा है? रमन प्रभाव। तो एक तरफ ये प्रभाव एक प्रकृति को दर्शाते हैं, दूसरी तरफ आपने पढ़ा होगा प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ठीक है। और बहुत सी चीजें होती हैं, ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है। तो एक तरफ इन सब के बारे में पढ़ा है। तो इन प्रकाश की जो विकिरण है ये दो गुणों को फॉलो करती हैं, ठीक है। इस सब चीजों का भी अध्ययन किया है आपने ढंग से, इनका भी अध्ययन किया है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि प्रकाश में कैसी प्रकृति होती है? प्रकाश की जो विकिरण होती है उसमें दोहरी प्रकृति होती है। किसकी प्रकृति होती है? दोहरी प्रकृति होती है, ठीक है, दोहरी प्रकृति होती है। और इसी दोहरी प्रकृति को हम क्या कहते हैं? द्वैत प्रकृति कहते हैं। अब इसी बात को लेकर आपके एक वैज्ञानिक थे डी ब्रॉगली, ठीक है। डी ब्रॉगली ने यह सिद्ध किया कि एक वैज्ञानिक थे डी ब्रॉगली। कौन थे? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने यह भी बताया कि जो भी हमारा द्रव्य होता है, क्या होता है? द्रव्य होता है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, उसमें भी क्या होता है? दोहरी प्रकृति होती है। मैटर में भी दोहरी प्रकृति होती है। एक तो वो किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चल सकता है, और दूसरे वो किसके रूप में चलता है? कणिकाओं के रूप में चलता है, जिसको इस चैप्टर में आपको क्या करना है? इसी दोहरी प्रकृति के बारे में सीखना है। चलिए आइए आपको हम चैप्टर की ओर ले चलते थे। ये थी हमारी दोहरी प्रकृति की या द्वैत प्रकृति की भूमिका कि द्वैत प्रकृति होती क्या है। आइए हम आपको दोहरी प्रकृति की तरफ ले चलते हैं और दोहरी प्रकृति क्या होती है, इसमें डी ब्रॉगली ने कैसे सिद्ध किया है, इन सभी चीजों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके
बाद हम कुछ इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पहले देख लेते हैं, फिर हम किसी चीज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंटों में एक बात आती है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इसमें एक शब्द आएगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है। क्या नाम आएगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन। तो सबसे पहले ये छोटी छोटी बातें हम लोग देख लेंगे। द्वैत प्रकृति को सिद्ध करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हम लोगों को मानना पड़ता है या जानना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। देखिए नाम से जैसा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब निकलना, ठीक है। तो क्या होता है, आप लोगों ने इससे पहले के भी चैप्टर में पढ़ा, इससे पहले के भी टॉपिक में पढ़ा है कि यदि हम किसी धातु की सतह पर, है ना, यदि हम किसी धातु की सतह को क्या कर देते हैं, दूसरी धातु की सतह से रगड़ते हैं या विद्युत का प्रवाह करते हैं या फिर ऊष्मा का प्रवाह करते हैं, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो कि आपने विद्युत चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विषय में बहुत ढंग से पढ़ा है। तो उसी से संबंधित हम आज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की परिभाषा आपको समझाते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर, परिभाषा हम जान लेते हैं, जब किसी धातु की सतह पर, किसकी सतह पर, धातु की सतह पर, सतह पर, ठीक है, सतह पर विद्युत, किसका, विद्युत, है ना, या फिर कह सकते हैं रगड़कर, जब किसी धातु की सतह पर विद्युत या रगड़कर, है ना, या ऊष्मा देकर, ऊष्मा देते हैं, ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर विद्युत या रगड़कर या ऊष्मा देते हैं। तीन बातों में आपको कोई ना कोई बात एक फॉलो करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एक बात फॉलो कर रहे हैं कि किसको, जब किसी धातु की सतह पर हम क्या करते हैं, प्रकाश आपतित कराते हैं, यानी प्रकाश आपतित कराएंगे तभी तो ऊष्मा मिलेगी। प्रकाश आपतित कराते हैं, आपतित कराते हैं, आपतित कराते हैं, तो क्या होता है, तो धातु की सतह से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। किसका उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, होने लगता है ना। इसी को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तीन प्रकार से कर सकते हैं। हमने अभी बताया, यदि किसी धातु की सतह को हम विद्युत प्रवाहित करा दें या ऊष्मा दे दें, जैसे यहाँ पर प्रकाश के द्वारा दे रहे हैं, या फिर रगड़ दें, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं। अच्छा, कैसे मुक्त होते हैं, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसके बारे में हम आपको, अगर हम परमाणु लेवल की बात करते हैं, ठीक है, काफी बार हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपको अवगत करा देते हैं। जब परमाणु लेवल की बात करते हैं किसी पदार्थ में, तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक पाया जाता है। ये क्या होता है, नाभिक। नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है, ठीक है, और इसकी वृत्ताकार कक्षाओं में कौन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। वृत्ताकार कक्षाओं में कौन पाया जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनको आपने केमिस्ट्री के अंतर्गत भी पढ़ा होगा, KLMN, ठीक है। तो आप यहां देखे हैं कि जब ये नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ठीक है,
ये जो क्रॉस का निशान है ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर क्या है, नाभिक। नाभिक पर मतलब कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन होने के कारण प्लस आवेश होता है। तो इनके बीच एक बल लगता है, क्या है, आकर्षण बल लगता है और ये आकर्षण बल इनको बांधे रहता है। लेकिन कूलाम ने ये भी बताया था, क्या बताया था कूलाम ने, कि अगर जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है बल उतने क्या होता जाता है, क्षीण होता जाता है। कूलाम के नियम में F बराबर है ना क्या होता है, Q1 Q2 अपान R² होता है। कहने का मतलब है F अनुक्रमानुपाती होता है 1 अपान R के। क्यों 1 अपान R के? जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी कूलाम के नियम में वैसे वैसे बल का मान कम होता जाएगा। तो जो अंतिम वाली कक्षक है उसमें सबसे कम बल लगेगा। तो जब सबसे कम बल लगेगा तो जैसे ही दूसरी पदार्थ या किसी धातु या फिर ये कह सकते हैं विद्युत या उष्मा के द्वारा जैसे इनको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और अपनी इस कक्षक को छोड़कर क्या हो जाएंगे, उस दूसरी धातु में क्या हुआ, मुक्त रूप से घूमने लगेंगे। इसी तरह होता है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। चलिए अगला टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो हम जानते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर, धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि ये मान लीजिए कोई धातु है, इसकी सतह पर, इस धातु की सतह पर जब हम क्या डालते हैं, उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, उच्च आवृत्ति का, ये उच्च आवृत्ति का प्रकाश जाएगा तो इस धातु की सतह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलने की इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे। अब देखिए हम जानते हैं जब किसी, अगर परिपथ की बात कर लें, किसकी बात कर लें, परिपथ की, तो परिपथ में जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो किसका प्रवाह होने लगता है, वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अगर हम परिपथ की बात करते हैं तो परिपथ में जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो किसका प्रवाह होने लगेगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। और जो इस परिपथ में जो धारा बहेगी, मान लीजिए परिपथ होगा तो परिपथ में जो धारा बहेगी उस धारा को हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत धारा कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट है कार्यफलन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कार्यफलन क्या है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जानिए तब आगे हम लोग सीख पाएंगे कि कार्यफलन होता क्या है। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं कार्यफलन क्या होता है। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं अगर इसकी परिभाषा कि किसी, आप लोग लिख लीजिए, हम बोले दे रहे हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। और कार्यफलन को हम लोग कहाँ से लिखते हैं, W से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है कार्यफलन को, W से लिखा जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है देहली आवृत्ति। ठीक है, क्या आता है, देहली आवृत्ति। ठीक है, कि देहली आवृत्ति क्या होती है।
ठीक है, हमारा अगला इसी में पॉइंट होगा कि देहली आवृत्ति क्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए या इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की जो न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जो न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति को हम एक और नाम से जानते हैं, संस्तभ्य। क्या कहते हैं? संस्तभ्य आवृत्ति भी कहते हैं। और आवृत्ति को हम काहे से लिखते हैं? न्यू से लिखा जाता है, इसलिए इसको न्यू नॉट से लिखते हैं। तो कार्यफलन भी आपकी समझ में आ गया होगा और देहली आवृत्ति भी आ गया होगा। अब एक बात और आती है इसमें, देहली तरंगदैर्घ्य की। किसकी बात आती है? देहली तरंगदैर्घ्य की बात आती है। ठीक है, कि देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं, अभी हमने सीखा था किसी धातु की पृष्ठ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होती है, जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होती है उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसको हम काहे से लिखते हैं? लैम्डा नॉट से लिखते हैं। यानी किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए जिस तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होती है उसे देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कार्यफलन, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य के बारे में सीखा है। अब आइए आपको पढ़ाते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। क्या चीज? प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन पढ़ाते हैं, प्रायोगिक अध्ययन कराते हैं। ठीक है, कि किस तरह से प्रयोग के द्वारा अध्ययन। ठीक है, किस तरह से प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है इसके बारे में हम इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें एक क्वार्टेज की नलिका होती है जिसमें दो धातु की प्लेटें लगी होती हैं। एक प्लेट ये है जिसको हमने कैथोड नाम दिया है, एक प्लेट ये है जिसको हमने एनोड नाम दिया है। ठीक है, अब ये कैथोड प्लेट जो होती है वो हमारी क्या होती है? कैथोड प्लेट प्रकाश संवेदी धातुओं की बनाई जाती हैं। किसकी बनाई जाती हैं? प्रकाश संवेदी धातुओं की बनाई जाती हैं। और जो एनोड प्लेट होती है उसको हम लोग संग्राहक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्राहक प्लेट कहते हैं। इसमें क्या जोड़ दिया है? एक माइक्रो अमीटर जोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे इसको द्विक परिवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विक परिवर्तक कहते हैं, परिवर्तक कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये द्विक परिवर्तक क्या होता है? आइए इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो द्विक परिवर्तक, ये जो 4 पॉइंट लगे होते हैं इनके बीच ये जो होता है इसको हम द्विक परिवर्तक कहते हैं। यानी कि ये जो हमारे 4 पॉइंट हैं फिगर में, 1 2 3 4, इन्हीं 4 पॉइंटों को क्या कहते हैं? द्विक परिवर्तक। द्विक परिवर्तक का मतलब होता है इनके प्लेटों के बीच के ध्रुवण को बदलना, यानी प्लेटों के बीच जो विभव का मान है उसको क्या करता जाता है? बदला जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? द्विक परिवर्तक कहते हैं। यानी हम किसी प्लेट को हम धन बना सकते हैं या किसी प्लेट को हम क्या बना सकते हैं? ऋण बना सकते हैं। इसलिए इनको, जैसे इसको हम ऋण और इसको धन, ठीक है, या इसको धन इसको ऋण बना सकते हैं। किसके द्वारा? द्विक परिवर्तक के द्वारा। और आप सभी जानते हैं ये माइक्रो एमीटर है, यानी धारा को मापा जाता है। ये क्या है? वोल्ट मीटर है, जिसमें क्या नापा जाता है? विभवांतर नापा जाता है। और आपके बीच ये क्या लगा है? बैटरी लगी है, जिसको हम क्या लिखते हैं? बैटरी है ये। ठीक है, ये क्या है? कुंजी है। और ये क्या है? हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, विभव विभाजक है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब देखिए इसकी क्रिया विधि क्या होती है। जब इस
धातु की पृष्ठ पर, पहले यहाँ पर कुंजी बंद है, धातु की पृष्ठ पर क्या आपतित होता है? प्रकाश आपतित कराया जाता है। कि जब धातु की पृष्ठ पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तो इससे क्या होने लगते हैं? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को आते हैं? कैथोड की प्लेट से किधर आने लगते हैं? एनोड की ओर आने लगते हैं, जिसको संग्राहक प्लेट भी कहते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ से आएंगे? कैथोड से एनोड की ओर आते हैं। अब देखिए, एनोड की ओर आते हैं तो इसमें एक बैटरी होती है, ठीक है, और बैटरी के माध्यम से हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो इस प्रयोग से क्या अर्थ निकला? ठीक है, एक बार हम फिर से बताते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन जब करेंगे तो उसमें क्वार्ट्ज की एक नलिका लेते हैं जिसमें धातु की 2 प्लेटें होती है, एक को कैथोड और एक को एनोड कहते हैं। कैथोड जो होती है वो हमारी कौन सी धातु होती है? प्रकाश संवेदी धातु की बनी होती है। प्रकाश संवेदी धातुएं वे होती हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित हो जाए, और एनोड संग्राहक के नाम से जाना जाता है जिसपे इलेक्ट्रॉनों का संग्रहण किया था। तो जब इसके ऊपर प्रकाश आपतित करेंगे तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी? धारा का प्रवाह होने लगेगा। और जब धारा का प्रवाह होने लगेगा तो उस पर हम क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। यानी जब धारा का प्रवाह होगा तो क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि मीटर से क्या कर लेंगे, आइए हम देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक अध्ययन था उससे क्या निष्कर्ष निकले। तो उससे पहला निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर विभवांतर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम विभवांतर के प्रभाव के लिए हम 2 चीजें कांस्टेंट मान लेते हैं। एक आवृत्ति, यानी जो प्रकाश की आवृत्ति है, और जो प्रकाश की तीव्रता है, इसको क्या कर लेंगे? आवृत्ति और तीव्रता को नियत मान लेंगे। प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश की तीव्रता नियत, यानी फिक्स कर लेंगे कि इतनी ही आवृत्ति और इतनी ही तीव्रता का प्रकाश डाला जाएगा। तो चलिए सबसे पहली स्थिति में यहां पर जो हमारी ये क्वार्टेज नलिका है, इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए ये जो कुंजी है, इधर हम शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं, कुंजी क्या है? जो क्वार्टेज नलिका में कुंजी है वो क्या है? कुंजी है वो क्या है? बंद है। कुंजी क्या है? ऑफ है। जब कुंजी बंद होगी तो क्या होगा? तो ये पूरा परिपथ ही कोई काम ही नहीं रहेगा। रहेगा? नहीं रहेगा। तो उस स्थिति में देखिए, इस कैथोड की प्लेट पर क्या होंगे? प्रकाश आपतित होगा। प्रकाश आपतित होगा तो क्या होंगे? इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? एनोड पर जाएंगे। एनोड पर जाएंगे तो हमारा परिपथ क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, और परिपथ कंप्लीट हो जाएगा तो धारा का मान बहने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कुंजी ऑफ है यानी बंद है, तब प्लेट कौन सी? सी पर प्रकाश आपतित कराने पर, सी पर प्रकाश आपतित कराने पर, क्या कराने पर? आपतित कराते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर? ये इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट, जिसको हमने क्या नाम दिया है? ए यानी एनोड। ए यानी एनोड पर क्या हो जाते हैं? पहुंचते हैं। आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, जिसके कारण परिपथ पूर्ण होगा, और परिपथ पूर्ण होगा तो धारा का मान क्या होने लगेगा? यानी वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्या होने लगेगी? वैद्युत धारा
प्रवाहित होने लगेगी। किस स्थिति में? जब ये कुंजी बंद है, यानी विभवांतर हमारा कुंजी बंद होने के कारण विभवांतर क्या है? शून्य है। हम इसको शॉर्टकट में भी लिखे दे रहे हैं मिटाकर कि जब कुंजी बंद है तब हम क्या कह सकते हैं? विभवांतर जो है वो क्या होगा? विभवांतर शून्य है, यानी कि विभवांतर का मान क्या है? 0 है। उस स्थिति में जो यहाँ से प्रकाश आएगा एक इस प्लेट पर पड़ेगा, इसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ पर जाएंगे? यहाँ पर आएंगे। ठीक है, उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि क्या होने लगेगा? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा C से A प्लेट की ओर, तो परिपथ कंप्लीट होगा और धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी कि धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। अब अच्छा, दूसरी स्थिति, जब मान लो कुंजी को ऑन करते हैं, पहली स्थिति में खोल दिया, बंद कर दिया, दूसरी स्थिति में कुंजी को क्या कर दिया हमने? ऑन कर दिया। कुंजी ऑन करेंगे तो देखिए ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? रेड टर्मिनल है ना। यहां से धारा प्रवाहित होगी, यहां से होती हुई यहां पहुंचेगी, यहां से माइनस वाला यहां जुड़ा है इस पॉइंट से, और ये कहां पर पहुंचा? यहां पर, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। और ये प्लस है, ये पहुंचा यहां, यहां से इसको जुड़ा हुआ है, तो ये कहां पहुंचेगा? यहां पर प्लस चार्ज। ठीक। तो अब ये पर क्या हो जाएगा? कैथोड की जो प्लेट है उस पर माइनस चार्ज, और जो एनोड की प्लेट है उस पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। अब जैसे ही इस पर क्या करेंगे? प्रकाश आएगा, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इस पर कैथोड की प्लेट पर प्रकाश डालेंगे, और जैसे ही प्रकाश डाला तो क्या होता? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन काफी तेजी से होने लगेगा। क्यों तेजी से होने लगेगा? क्योंकि ये माइनस है, तो ये माइनस, और यहां से, यानी यहां से विभव मिल रहा है। क्या मिल रहा है? विभव मिल रहा है, और विभव मिलने का कारण यहां से भी ऊष्मा मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन काफी तेजी से होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन काफी तेजी से होने लगेगा तो क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी गति से पहुंचने लगेंगे। कहां पर? एनोड की प्लेट पर। क्यों पहुंचने लगेंगे? क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है और ये प्लस है, तो इनके बीच क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन बल लगेगा, तो ये जल्दी से यहां पर पहुंचने लगेंगे, और उस स्थिति में क्या होने लगेगा? धारा का प्रवाह काफी तेजी से होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं जब विभवांतर दिया गया, क्या दिया गया? विभवांतर दिया गया, तब क्या हो गया? धारा हमारी क्या हो गई? धारा प्रवाहित होने लगी तेजी से, धारा तेजी से प्रवाहित होने लगी। अब मान लो विभवांतर का मान बढ़ा दें, जैसे विभवांतर का मान बढ़ाएंगे, भाई प्रकाश की आवृत्ति फिक्स है, तीव्रता फिक्स है, तो प्रकाश तो अपनी एक निश्चित आवृत्ति से आएगा, निश्चित तीव्रता से आएगा। जब हम क्या कर देंगे? विभवांतर क्या कर दिए? बढ़ा दिए, तो विभवांतर जैसे ही हमने बढ़ा दिया तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? विभवांतर बढ़ा दिया, अगर विभवांतर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगी? धारा और तेजी से बहने लगेगी। धारा क्या हो जाएगी? धारा और तेजी से बहने लगेगी, और तेजी से बहने लगेगी। इस तरह से विभवांतर बढ़ाते जाते हैं और धारा क्या होती है? स्पीड से बढ़ती जाती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, क्या आती है? एक स्थिति ऐसी आती है कि विभवांतर बढ़ाने पर धारा एक फिक्स हो जाती है, फिर इससे ज्यादा विभवांतर बढ़ाओगे तो धारा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसी स्थिति को हम संतप्त धारा कहते हैं। यानी कि विभवांतर इतना बढ़ा दिया जाए कि धारा का मान निश्चित हो जाए, उसके बाद धारा का मान ना बढ़े, तो उसी धारा को हम क्या नाम देते हैं? संतप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आइए इसका हम भी ग्राफ देख लेते हैं। अगर हमको ग्राफ देखना है तो यहां पर देखिए, अगर हम जो ग्राफ बनाएंगे तो इधर अगर ग्राफ देखना है तो एक ग्राफ बनाएंगे, देखिए ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो यह इधर क्या लिखा होगा? विभवांतर। यहां पर विभवांतर क्या है? शून्य है। क्या है? विभवांतर शून्य। ऊपर क्या होगी हमारी? धारा होगी, यानी प्रकाश वैद्युत धारा होगी। कौन सी धारा होगी? प्रकाश। जब विभवांतर 0 था, अभी आपने कहा था, क्या था? विभवांतर 0 था, है ना? विभवांतर क्या था? जब विभवांतर 0 था तब भी धारा बह रही थी, और क्या है? एक समान वेग से बह रही थी।
किससे बह रही थी? एक समान वेग से बह रही थी। ठीक, फिर जब विभवांतर बढ़ा, देखिए यहां पर फिगर को काम एकदम सीखे, विभवांतर क्या था? 0 था। विभवांतर हमने क्या लिया था? विभवांतर जो है क्या लिया था? 0 लिया था, तब धारा हमारी बह रही थी। और अगर भाई प्रकाश आ रहा था ना, इसलिए धारा बह रही थी। और अगर हमने विभवांतर बढ़ा दिया तो धारा का मान धीरे 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 क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि विभवांतर तुम चाहे जितना बढ़ाओ, यहां से चाहे जितना बढ़ाओ, धारा का मान एक नियत वेग से बहने लगता है। और जिस बिंदु पर नियत बहने लगता है उसी को क्या कहते हैं? संस्तब्ध या संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर जो धारा का मान देखिए नियत हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए विभवांतर का प्रभाव हो रहा है ना। ठीक, दूसरी बात, अब मान लो इस द्विक परिवर्तक से क्या है? हम बैटरी के टर्मिनलों को चेंज कर दें। क्या कर दें भाई? बैटरी के टर्मिनलों को चेंज कर दें। इसको हम इससे जोड़ दें और इसको इससे जोड़ दें, तो ये बैटरी का धन सिरा है। भाई बड़ी वाली डंडी धन को हिस्सों तो करती, धन सिरा कहां पर पहुंचेगा? यहां पर। और ये कैसा हो जाएगा? प्लस। और ये क्या? बैटरी का ऋण सिरा कहां पर पहुंचेगा? यहां पर पहुंचेगा। यानी कि जो हमारा कैथोड है वो कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। और जो एनोड है वो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। जब कैथोड धनावेशित और एनोड ऋणावेशित होगा, उसके बाद जो प्रकाश आ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए यहां पर प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? प्रकाश पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन विसर्जन, लेकिन यहां पर ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? माइनस। तो प्लस माइनस ये आवेश को यानी इलेक्ट्रॉनों को यही क्या कर लेंगे? समाहित कर लेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां तक? एनोड तक नहीं पहुंचेंगे। और एनोड तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारी जो धारा बह रही थी उस धारा के मान में धीरे 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 क्या होती जाएगी? कमी आती जाएगी। किसके अंदर कमी आएगी? धारा का मान में कमी आती जाएगी। और जब धारा के मान में कमी आएगी तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी भी होगी जहां धारा का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। धारा का मान 0 हो जाए। तो हम जिस विभव पर धारा का मान 0 होता है उसे अंतक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। तो इसके लिए क्या है? तो जैसे हमने क्या कहा, इससे द्विक परिवर्तक से हमने चिन्ह बदल दिए तो क्या हो गया? फिर धारा का मान धीरे धीरे क्या यहां से क्या होने लगता है? घटने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर धारा का मान क्या हो जाता है? 0 होता है। यानी विभव, हम बैटरी नहीं समझ में आई, एक बार फिर से समझाते हैं कि हमने बैटरी के टर्मिनलों को चेंज कर लिया। जब बैटरी के इधर प्लस को हम कैथोड से जोड़ दिया और माइनस को एनोड से जोड़ दिया ना, कंफर्म। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो विभव का मान भी विपरीत में मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा, उल्टा मिलेगा ना। उल्टा जोड़ दिया तो उल्टा मिलेगा, तो इधर मिलेगा। ठीक है, अब जब इधर मिलेगा तो यहां देखिए प्लस है और इस पर जब प्रकाश आपतित होगा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो, लेकिन यहां प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे उस स्थिति में? यहीं पर समाई, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी के अंदर रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर रह जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर रह जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेंगे नहीं तो क्या धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे बैटरी का विभवांतर बढ़ाएंगे और वैसे वैसे यहां से इलेक्ट्रॉन तो वहां पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे धारा का मान क्या होता जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होता जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बैटरी का मान कितना बढ़ाएं कि धारा का मान 0 हो जाए? जिस बिंदु पर बैटरी का मान हम इतना बढ़ा दें कि धारा हमारी जो आएगी वो 0 हो जाए, यानी कैथोड पर ही रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एनोड तक नहीं पहुंचेंगे, वो बिंदु हमारा क्या कहलाएगा? निरोधी विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। इसका फिगर क्या है? देखिए यहां से धारा का मान धीरे धीरे क्या हुआ? 0। तो इसको हम क्या कहेंगे? निरोधी विभव। विभव को भी लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे? अंतक विभव या निरोधी विभव के नाम से इसको हम जानते हैं। और निरोधी विभव या अंतक विभव ये होता है, लिख देते हैं कि निरोधी
विभव या अंतक विभव। ठीक है, तो इस तरह से हमारा किसका प्रभाव पड़ेगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर विभवांतर का क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर विभवांतर का ये प्रभाव पड़ा कि धारा बढ़ाने पर, विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है और एक स्थिर धारा की ऐसी आ जाती है जिस पर फिर विभवांतर बढ़ाने से धारा नहीं बढ़ता। यानी कि हमें विभवांतर बढ़ाने पर क्या मिलता है, संतृप्त धारा मिलती है। कौन सी धारा मिलती है, संतृप्त धारा मिलती है। ठीक है, कौन सी धारा मिलती है, संतृप्त धारा प्राप्त होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर हम बैटरी के टर्मिनलों को अगर कम करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं या एक दूसरे में चेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, धारा का मान 0 मिलता है। और जिस विभव पर धारा का मान 0 होता है उसको अंतक विभव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंतक विभव क्या होता है, अंतक विभव होता है हमारा गतिज ऊर्जा का मापक होता है। अंतक विभव क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मापक होता है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि जो अंतक विभव है, अंतक, ये देखिए लिखा है, अंतक विभव है वो गतिज ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का मापक होता है। ठीक, अगर इसका फार्मूला हमको निकालना पड़े तो देखिए फार्मूला होता है कार्य। कार्य बराबर होता है, ये हमने फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है, आवेश गुणे विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, आवेश गुणे विभवांतर। और आवेश यहां कौन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बह रहा है, इलेक्ट्रॉन। और विभवांतर क्या लेंगे हम लोग, V नॉट, है ना, V0 या V नॉट। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, EV नॉट। और कार्य यहां पर क्या है, K, जो अधिकतम है, K मैक्सिमम की बात करेंगे। और K बराबर हमारा क्या होता है, हाफ mv² होता है, हमने पढ़ा है। तो हमारा जो अंतक विभव निकलेगा वो K बराबर क्या निकलेगा, हाफ mv² या EV नॉट निकल के आएगा। ये आप लोगों की समझ में आ गया। चलिए, अगर अब देखिए हमने पहले कहा था कि विभवांतर में आवृत्ति और तीव्रता क्या कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। अगर मान लीजिए, क्या मान लें कि तीव्रता हम बढ़ा दें, प्रकाश की, इसकी तीव्रता बढ़ा दें, तो प्रकाश की जब तीव्रता बढ़ाएंगे, किसका मान बढ़ाएंगे, I का मान बढ़ा दें, तीव्रता बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यहां से जो फिर वही स्थितियां आएंगी, सारी सिस्टम वही होगा। तो जो ग्राफ प्राप्त होगा वो ये मिलेगा यहां से। ठीक है, यानी कि जो हमारा देखिए ग्राफ प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, आइए इसको देख लेते हैं। तो तीव्रता बढ़ाने से धारा का मान तो बढ़ेगा, किसका मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। लेकिन जब क्या कर देंगे, यहां बैटरी के टर्मिनलों को जोड़ेंगे तो धारा का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली तीव्रता थी और ये दूसरी, यानी यहां पर I2 क्या है, ज्यादा है I1 से। मान लो कि एक और तीव्रता है, और भी अधिक तीव्रता का प्रकाश दिया जाए। ठीक है, यानी ये जो प्रकाश आ रहा और तीव्रता का दिया जाए तो जो धारा का मान प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या बनेगा, ग्राफ की, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये I3। तो I3 भी क्या होगी, I2 से ज्यादा होगी। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे इस तरह का हमको क्या मिलता जाएगा, ग्राफ प्राप्त होता जाएगा। तो इस तरह रहा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर विभवांतर का कैसा प्रभाव पड़ता है।